आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगें, जिसमें हमने बात की थी विस्थापन धारा की और कैसे मैक्सवेल द्वारा विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट लाया गया और कैसे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र की वजह से भी एक चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पिछले वीडियो हमने बात क्लियर की और वहां से हमने ये भी पढ़ा कि जो एम्पियर के परपथी नियम में विसंगति थी उसको कैसे मैक्सवेल के विस्थापन धारा द्वारा दूर किया गया। उसी के आगे बढ़ते हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, कैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगें बनती हैं। क्योंकि तरंग का मतलब होता है माध्यम के कणों का कंपन, तो कौन कंपन करता है और कैसे प्रकाश सूर्य से होते हुए अंतरिक्ष में न दिखने के बावजूद भी और वायुमंडल पर हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो ये सारी बातें आज की वीडियो हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा आज का विद्युत चुम्बकीय तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगें, जिनको हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चैप्टर का नाम भी यही था, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। क्या होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें? तो हमने कहा था तरंग शब्द का जो अर्थ होता है, वेव का मतलब होता है माध्यम के कणों का ऑसिलेशन, माध्यम के कणों का दोलन। माध्यम के कणों का कंपन भी कह सकते हो या दोलन कह सकते हो। जब तक माध्यम के कण कंपन नहीं करते हैं कभी भी तरंग उत्पन्न नहीं होती। तरंग उत्पन्न होने का स्रोत है माध्यम के कणों का कंपन होना चाहिए। जबकि आप देखते हैं जो प्रकाश है वो बिना माध्यम के चल लेता है, निर्वात में भी चलता है। तो कौन चलाता है? तो इसमें कंपन करते हैं, एक बात आप सीख लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो आप पीछे पढ़ के आए हो, जहां परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है वहां चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसके लंबवत बनता है। जहां परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है वहां उसके लंबवत वैद्युत क्षेत्र बनता है। ये पिछले वीडियो से आप चीजें देख करके आए हैं। अगर नई वीडियो देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो पिछला वीडियो अगर देख के आएंगे तो ये बातें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और खासकर जो आज का वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए जरा देखते हैं कौन कंपन कर रहा है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय कैसे कंपन कर रहे हैं, लंबवत कंपन कर रहे हैं। कैसे कंपन, कहां से कंडीशन उत्पन्न हो रही है? तो देखिए, जब कभी भी जो विद्युत धारा होती है किसी परिपथ में, जो हमारी विद्युत धारा है वो जब किसी परिपथ में उच्च आवृत्ति से इसमें दोलन होता है या ये उच्च आवृत्ति से बदली जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जब इस धारा में परिवर्तन किया जाता है तो उच्च आवृत्ति से परिवर्तन होने की वजह से इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दोलन करते हैं। कौन कौन? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या करते हैं? दोलन करते हैं। इनके दोलनों से, जब दोलन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, तो इनके दोलनों से जो ऊर्जा निकलती है वो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। उन तरंगों को नाम दिया गया विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ये बात मैक्सवेल ने 1865 में समझाई। क्या समझाया? हम डेफिनेशन लिख के समझाते हैं आपको जरा। डेफिनेशन इसकी ये है कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से
उच्च आवृत्ति से बदलती है। विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दोलन करते हैं। कैसे दोलन करते हैं? लंबवत दोलन करते हैं। इनके दोलनों से क्या निकलती है? कंपन की एनर्जी निकलेगी। इनके दोलनों से ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। और जो ये तरंगे हैं, इन्हीं तरंगों का नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब जब तरंगे गतिमान होती हैं उस समय क्या होता है? इनके साथ में विद्युत चुंबकीय कंपन करते हैं तो तरंग है। तो इन तरंगों का जो आप डायग्राम देखेंगे वो इस प्रकार से बनता है। ये देखिए, ये हमारे एक्स अक्ष है और इसी में ये आपका हो गया वाई अक्ष और ये आपका हो गया जेड अक्ष। और इस एक्स अक्ष पर है ये वाई अक्ष, जेड अक्ष। इस एक्स अक्ष पर जा रही है आपकी तरंग, तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र कंपन करेगा इसके लंबवत कंपन करेगा। किस प्रकार कर देख रहा? ऐसे जा रहा है आपका विद्युत क्षेत्र तरंग जा रही है। जो विद्युत क्षेत्र कंपन हो रहे हैं ऐसे होते हैं। अब जो चुंबकीय कंपन करेगी वो इसके लंबवत वो ऐसे जाएगी। इस प्रकार से। अब इसके कंपन इस साइड ऐसे। अब विद्युत क्षेत्र कैसे कंपन कर रहा है? ये विद्युत क्षेत्र कंपन, ये इसका संचरण आरेख भी कहा जाता है। कहीं पूछ जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण आरेख समझाइए, तो ये है विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान E नॉट। और जो ये आप देख पा रहे हैं ये है चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम आयाम B नॉट, अधिकतम मान B नॉट। ये है विद्युत चुंबकीय का संचरण आरेख। यानी ऐसा समझिए आप कि अगर विद्युत क्षेत्र ऐसा चल रहा है तो चुंबक इसके लंबवत चल रहा है ऐसे। यह अक्ष पर तरंग है, ऐसे ये हो गया आपका एक्स अक्ष, इस पर तरंग है। ये वाई अक्ष, इस पे आपका विद्युत क्षेत्र, और ये हो गया आपका जेड अक्ष। इस पे क्या है? इस पे अगर आप तरंग ऐसे गई तो अगर ऐसे कंपन हो रहे हैं ऐसे विद्युत क्षेत्र के, तो इसके लंबवत हो रहे हैं ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र। यानी दोनों कैसे हैं? दूसरे के लंबवत। ये आप ऐसे समझ लीजिएगा कि ये हो गया विद्युत क्षेत्र और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र।
ये ऐसे कंपन कर रहा है, ये ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है, इनके कंपनों से नहीं निकले, और ये होगी तरंग, ऐसे हम चले आएंगे तो ये तरंग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वाइब्रेशन होते हैं, कंपन होते हैं। ये इसका संचरण आरेख होता है, कैसे तरंग संचित होती है। अब इसमें जो समीकरण बनता है विद्युत क्षेत्र का, जो तरंगों का समीकरण होता है, आपने पढ़ रखा है, y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये 11th में आप पढ़ के आए हैं कि किसी भी विद्युत चुम्बकीय तरंग का, जो किसी भी प्रकार में तरंग हो, कोई भी तरंग हो, तो तरंग का समीकरण, विस्थापन समीकरण होता है y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जब इसके साथ देखेंगे आप, तो विद्युत क्षेत्र बन जाएगा E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तरंग है, जिसमें विद्युत क्षेत्र कंपन हो रहे हैं, उसका ये समीकरण बन जाएगा विद्युत क्षेत्र के लिए। और जो चुंबकीय क्षेत्र की लिए तरंग बन रही है, जो चुंबकीय क्षेत्र के कंपन है, उनका जो समीकरण बनेगा, उनका समीकरण बन जाएगा B बराबर डी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये ई नॉट और बी नॉट क्या है, जरा समझते हैं इनको। जो आपका ई नॉट है, ये है विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान। अधिकतम मान, इसी को विद्युत क्षेत्र का आयाम भी कह देते हैं। और जो आपका बी नॉट है, इस बी नॉट कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान। ये हो, इसका भी आयाम कहलाता है बी नॉट। इनको जब हल किया जाता है, इन समीकरण हल करते हैं, इनका अवकलन कर देते हैं डेल ई अपॉन डेल, अगर इसका एक्स सापेक्ष कर देते हैं एक्स के लिए, तो यहाँ के कांस्टेंट बन जाता है, के 12 जाएगा, तो के ई नॉट और साइन का जाता है, जानते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और जब इसका करते हैं, अगर टी सापेक्ष का कर देते हैं, तो डेल बी अपॉन डेल टी, ये बन जाता है, ये वाला टी वाला ओमेगा बार टी सापेक्ष टी का 1 हो जाएगा, तो ओमेगा बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा आगे, माइनस का है ये, और यहाँ से ओमेगा निकल आएगा, बी नॉट पहले से होगा कॉमन, कांस्टेंट हो जाएगा, और के एक्स बचेगा, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहां से जो वैल्यू निकलेगी, ई नॉट साथ में के है और बी नॉट साथ में ओमेगा है, तो इनको बराबर किया जाता है, तुलना की जाती है, तो ये वैल्यू निकल के आती है ई नॉट इंटू के बराबर बी नॉट इंटू ओमेगा। या इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ओमेगा होता है, इस ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ आवृत्ति। अगर आपने एफ आवृत्ति मान रखी है, अगर आवृत्ति न्यू मान रखी है, तो यहाँ पे आप एफ की जगह न्यू भी लिख सकते हो। थोड़ा ध्यान से समझिए जरा, जो मेन बात बता रहे हैं, ये ओमेगा का मान होता है 2 पाई। इसको मान लिया आपने समीकरण नंबर फर्स्ट। और जो के होता है, ये आप कक्षा 11 में पढ़ के आए प्रगामी तरंगों में। जो के होता है, ये होता है संचरण नियतांक, और इस के की वैल्यू होती है 2 पाई अपान लैम्डा। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड से, तो ये हो जाएगा ओमेगा अपान के बराबर 2 पाई न्यू अपान 2 पाई अपान लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये ऊपर जाएगा लैम्डा, तो ओमेगा अपान के बराबर हो जाएगा न्यू लैम्डा। क्या हो जाएगा? और आपको अगर याद हो कुछ, तो आप पढ़ चुके होंगे
कि सी बराबर होता है न्यू लैम्डा। सी बराबर क्या होता है? न्यू लैम्डा। तो अगर यहां हम सी रख दें इस जगह पर, तो यहां हो जाएगा ओमेगा बटे के बराबर सी। ये इसका एक फॉर्मूला है, ओमेगा बटे के बराबर सी। और जब ओमेगा बटे के बराबर सी है तो यहां जब आप देखेंगे इनको अगर डिवाइड करके लाएंगे तो यहां से हो जाएगा ई नॉट बटे बी नॉट बराबर ये हो जाएगा ओमेगा बटे के। और यहां से ओमेगा बटे के की वैल्यू क्या है? सी है। तो यहां ले सकते हैं हम ई नॉट बटे बी नॉट बराबर सी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम यहां से निकाल चुके हैं, चूंकि ओमेगा बटे के बराबर क्या है? सी है, इसलिए आने दिया। तो ये फार्मूला बन जाता है ई नॉट बटे बी नॉट बराबर सी। ये वेरी वेरी फेमस फार्मूला है। इससे बहुत ज्यादा सवाल आपको पूछ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ जाते हैं। कभी ई नॉट दिया होगा तो बी नॉट का मान पूछ देगा, कभी बी नॉट दिया होगा तो ई नॉट का मान पूछ देगा। क्योंकि सी जो है वो कांस्टेंट है, सी प्रकाश का वेग होता है, इसका मान कभी चेंज होता ही नहीं है, इसलिए सी का मान कांस्टेंट बना रहेगा। तो इस प्रकार से ये आ जाते हैं इनके सूत्र। अब इन तरंगों के गुण क्या हैं जरा वो देख लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण, प्रॉपर्टी कौन कौन से इनके हैं या अभिलक्षण कौन कौन से पूछे जाते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण लिखिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण या इनको अभिलक्षण भी लिख जा सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो बहुत सारे गुण हैं, हम ध्यान समझेंगे। पहला गुण, सबसे पहला गुण ये है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न कहाँ से हुई, इनके उत्पन्न होने का स्रोत क्या है पूछा जाता है। एक नंबर ऐसे भी पूछा जाता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पन्न होने का स्रोत क्या है। तो ये तरंगें उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेश द्वारा। ये तरंगें त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है। कैसे तरंगें त्वरित आवेश उत्पन्न होती हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो एक्सीलरेटेड चार्ज, त्वरित आवेश का मतलब है एक्सीलरेटेड चार्ज, इसका वेग में परिवर्तन हो रहा। जब कोई एक्सीलरेटेड चार्ज होता है तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय जब दोलन करते हैं, कंपन करते हैं, तो उनके कंपनों से ऊर्जा तरंगों के रूप में निकल के आती है और उन तरंगों को हम कहते हैं क्या? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। और इन तरंगों की विशेषता क्या है? ये बिना माध्यम के चल सकती, निर्वात में भी चल सकती हैं। तो सेकंड इनका नियम है, पहला नियम हो गया इनके उत्पन्न होने का स्रोत क्या है, कहाँ उत्पन्न होती है? त्वरित आवेश द्वारा। कहाँ उत्पन्न होती है? त्वरित आवेश द्वारा। दूसरा, इन तरंगों के संचरण के लिए, इन तरंगों के संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो पदार्थ के माध्यम होते हैं उन पदार्थिक माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात तरंगें निर्वात में भी चल सकती हैं। अर्थात ये तरंगें चलती भी निर्वात में भी चल सकती हैं। कहाँ होती हैं? निर्वात में भी चल सकती हैं। तीसरा नियम इनका, तीसरा नियम क्या कहता है?
जो तरंगे हैं इनमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तरंग कंपन करते हैं। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दोलन करते हैं। कैसे दोलन करते हैं? लंबवत। इन्हीं दोनों को ऊर्जा मिलती है। पूछ सकता है, एक नंबर पूछ सकता है कि कौन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कंपन करता है, दोलन करता है? तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कैसे लंबवत दोलन करते हैं। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट कहता है कि इन तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। इन तरंगों की प्रकृति कैसी है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ क्यों है? क्योंकि जिन तरंगों में माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं उनमें जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। जिनमें अंदिश या समांतर कंपन करते हैं उनमें अंधड़ होती है। फोर्थ नंबर, 5 नंबर, अभी आपने देखा कि इसमें जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है उनके आयामों का अनुपात E0/B0 बराबर C होता है। इन तरंगों के लिख देंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का आयामों का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर C, और C यहाँ पे फिक्स है। इसका मान हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगा। इसको आप ऐसे वेक्टर फॉर्म लिखना चाहो तो वेक्टर E/वेक्टर B बराबर B वेक्टर C लिख सकते हैं, क्योंकि C प्रकाश का वेग है। छठवां पॉइंट, इसमें क्या है कि जो तरंगों का वेग होता है वह पीछे पढ़ चुके हो, बायो सेवर्ट ने पढ़ाया था कि μ0 × ε0। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1/√μ0 × ε0। μ0 क्या है? चुंबकशीलता। ε0 क्या है? विद्युतशीलता। इनका मान भी C के बराबर होता है। यह है इन तरंगों का वेग। इन तरंगों का जो वेग होता है वो कितना होता है? 1/√μ0 ε0 बराबर C, यानी प्रकाश के वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट, 7 नंबर, जो इन तरंगों के समीकरण बनते हैं, इन तरंगों के विद्युत क्षेत्र का समीकरण जो समीकरण बनता है, बताया तुमने ऊपर भी, वो बनता है E बराबर E0 sin ωt - kx। और जो इन तरंगों का चुंबकीय क्षेत्र समीकरण बनेगा वो क्या होता है वो भी आप ऊपर देख चुके हो। चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण वो होता है B बराबर B0 sin ωt - kx। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। इस प्रकार के इनके समीकरण होते हैं। अब इनमें आती ऊर्जाओं की बात। इन ऊर्जा क्या होती है? क्योंकि जब कंपन तरंग कर रही है तो तरंग का ऊर्जा ले जाना है, तरंग से ऊर्जा ट्रांसफर होती है, तो ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो एक ऊर्जा बनेगी विद्युत क्षेत्र की वजह से, उसको कहेंगे विद्युत ऊर्जा घनत्व। इन तरंगों की औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व वो होता है UE बराबर 1/2 ε0E²। ये होती है तरंगों की विद्युत ऊर्जा घनत्व। क्योंकि अब चुंबकीय क्षेत्र कंपन कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो चुंबकीय ऊर्जा क्या हो जाएगी इसकी?
चुंबकीय ऊर्जा UB बराबर वो होती है 1/2 V²/μ0। ये होती है चुंबकीय ऊर्जा। अगर कुल ऊर्जा पूछ दी जाए इसी में तो दोनों जोड़ देंगे। कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? U बराबर UE प्लस ये इनकी होती है टोटल एनर्जी, इनकी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कंपन। तो ये कुछ हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण जो हमने यहाँ पे समझे सीखे। अब इसमें आता है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो उसमें मैक्सवेल ने कहा था कि जब भी विद्युत धारा ऊंचाई से बदलेगी या आवेश त्वरित होगा तो इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत कंपन करेंगे और इनके कंपनों से ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होगी और उन तरंगों कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें। और उसका जो संचरण आरेख होगा वो आप ऊपर देख चुके हो। इन तरंगों का जो संचरण आरेख था वो इस प्रकार से था, ये देखिएगा। ये काफी पूछा था संचरण आरेख तरंगों का, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा था। ये था इन तरंगों के संचरण का आरेख, यानी अगर विद्युत क्षेत्र चलेगा ऐसे तो उसके लंबवत चलेगा चुंबकीय क्षेत्र। दोनों क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इनमें जो अधिकतम मान होता है विद्युत क्षेत्र का वो E0 और जो चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम मान होता है वो आपका होता है B0। तो मैक्सवेल का यही विद्युत चुंबकीय सिद्धांत भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, तो उसमें बता सकते हैं क्या कि जब विद्युत धारा ऊंचाई से बदलेगी तो उसमें ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होगी, क्योंकि उसमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय फसल लंबवत कंपन करेंगे। उनके कंपनों से दोलनों से ऊर्जा तरंगों की निकलती है, उन तरंगों को विद्युत क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। और इसमें विद्युत क्षेत्र को कैसे कंपन करते हैं? लंबवत। यहाँ दिखा रहे हैं, ये इसका संचरण आरेख है। अब इसमें आपको बताना बचा है कि जो तरंगें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनकी आवृत्ति परिसर और तरंग परिसर क्या होता है और उन तरंगों का जो उपयोग है वो कहाँ होता है और कहाँ से उत्पन्न होती है। तो उसका पूरा एक चार्ट बना के आपको बताना। तो आगे देखेंगे कैसे हम पूरा तरंगों का चार्ट समझाते हैं। अब हम लोग देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या हैं, उपयोग क्या है और ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, इनके सोर्स क्या हैं और इन तरंगों की जो आवृत्ति रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज, वो क्या होती है और जो इनकी तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है। तो देखिए टोटल हम विद्युत चुंबकीय तरंगों में 7 ये तरंगें आती हैं। सबसे जो पहली तरंग आती है वो आती है आपकी गामा तरंग। कौन सी आती है? गामा रेस। इसकी विशेषता क्या है गामा रेस की? इनकी विशेषता पहले तो ये है, ये उदासीन होती है, इन पर कोई आवेश नहीं होता, ये आवेश रहित होती हैं, कोई चार्ज इनके ऊपर नहीं होता है और इनकी जो रेंज है वो बहुत कम होती है, यानी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन तरंग दैर्ध्य इनकी बहुत कम होती है। आइए देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है, यहां से देखेंगे आप तो तरंग एवं आविष्कारक का नाम भी लिखा है। संपूर्ण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। चूंकि न्यूटन ने सूर्य के प्रकाश में देखा कि जो आपका बैगनी से लाल रंग तक का प्रकाश होता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य बैगनी से लाल रंग तक का जो प्रकाश होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से करीब 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त भी प्रकाश होता है। 4000 से 8000 देखने वाला प्रकाश हो, जब देख पाते हैं। इसके अलावा इसके पहले वाला प्रकाश होता है उसको हम लोग कहते हैं पराबैंगनी प्रकाश। क्या बोलते हैं उसको हम? पराबैंगनी प्रकाश। और जो इसके आगे वाला होता है वो कहलाता है अवरक्त प्रकाश। मतलब ये हुआ कि इससे कम तरंग दैर्ध्य का भी प्रकाश है, इससे अधिक तरंग दैर्ध्य का भी प्रकाश है। तो वो सब पूरा प्रकाश, जितनी भी तरंगें थी उन सभी तरंगों को प्रकाश जो दिखने वाली थी, ना दिखने वाली, सबको एक सीरीज में रखा गया। उसको कहा गया विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम।
तो यहां से तरंग दैर्ध्य के आधार पर तरंगों को एक क्रम में व्यवस्थित किया गया और उस क्रम में व्यवस्थित करने के बाद एक स्पेक्ट्रम बनाया गया जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम में सबसे पहले आपकी है गामा तरंग। इसमें तो कुछ बातें हम समझा दें तो आपको इस चार्ट समझ में आ जाएगा। गामा तरंग, गामा के बाद दूसरी आपकी है, देख सकते हो आप, एक्स तरंग, और एक्स के बाद आप देखेंगे तो यूवी तरंग कह सकते हो या पराबैंगनी तरंग कह सकते हो, पराबैंगनी तरंग। और चौथी आपकी हैं दृश्य तरंगें, जिनको हम लोग देख पाते हैं, दृश्य तरंगें। और पांचवी आपकी हैं अवरक्त तरंगें। और छठवीं आपकी हैं सूक्ष्म या माइक्रो तरंगें। और सातवीं आपकी हैं रेडियो तरंगें। अब इनकी विशेषता सुनो। इनमें दो चीजें बहुत पूछी जाती हैं, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य से। तो ये है तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम। तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम, यानी अगर गामा से आप रेडियो की ओर जाओगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी। तो इस हिसाब से ये सबसे छोटी तरंग बन जाएगी। इसके हिसाब से ये सबसे छोटी तरंग हो गई और ये वाली सबसे बड़ी तरंग हो गई। पूछा जाए सबसे छोटी तरंग कौन सी है तो आप बता सकते हैं आंसर में, कौन सी तरंग है? गामा तरंग। सबसे बड़ी कौन है? रेडियो। अगर इसी को हम उल्टा कर दें तो आवृत्ति का क्रम हो जाएगा, ऐसे लिख दें। अरे भाई लो, ये ठीक, ये हो गया नीचे से ऊपर की ओर आवृत्ति का बढ़ता क्रम। ऊपर की ओर आवृत्ति बढ़ रही है, मतलब सबसे ज्यादा इसकी है गामा, सबसे छोटी रेडियो की। यहां आप देख सकते हैं करके। सबसे जो पहली तरंग है वो आपकी है गामा किरणें, गामा रेस। इनकी खोज की थी बैकुरल तथा क्यूरी ने। एक हेनरी बैकुरल थे और क्यूरी, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, दोनों लोगों ने इसकी खोज की थी। और इसकी जो आवृत्ति परास है वो आवृत्ति परास 3 × 10⁻22 हर्ट्ज। यहां अगर ना आपको दिख पा रहा हो तो हम बोल रहे हैं, उससे आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है 3 × 10⁻22 हर्ट्ज से 3 × 10⁻18। यानी इसकी जो आवृत्ति है वो 3 × 10⁻22 से 3 × 10⁻18 हर्ट्ज की है। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। और इसकी जो तरंग दैर्ध्य परास है वो 1 × 10⁻14 से, सबसे छोटी है ये, 1 × 10⁻14 से इसकी तरंग है 1 × 10⁻10 मीटर। ये तो दोनों हो गई परास आवृत्ति का और तरंग दैर्ध्य का आवृत्ति। और इसमें सबसे जो विशेष बात है वो हमको आपको बता दें, एक चीज सबके लिए सेम रहेगी। पूछा भी जाता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कौन सी भौतिक राशि ऐसी होती है समान रहती है। सभी तरंगों के लिए एक चीज समान है। क्या समान है? प्रकाश का वेग। प्रकाश का जो वेग है वो सभी के लिए समान है। देखिए, आवृत्ति सभी की अलग अलग है, तरंग दैर्ध्य भी सबकी अलग अलग है। ये आपके तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है, ये आपके आवृत्ति का बढ़ता क्रम है। लेकिन एक भौतिक राशि ऐसी है सभी विद्युत चुम्बकों की, जिनका की नाम है प्रकाश का वेग। हम कह सकते हैं ये प्रकाश का वेग सभी तरंगों के लिए समान रहता है, चाहे वो एक्स तरंग हो या गामा हो या दृश्य हो। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए एक भौतिक राशि समान रहती है, वो प्रकाश का वेग। सभी तरंगें प्रकाश के वेग से चलती हैं। क्लियर है? वह अब देखिए आगे। तो यहां पे जो इसका स्रोत है वो परमाणुओं के नाभिकों का विघटन होने पर, जो परमाणुओं के नाभिकों का विघटन होता है तब ये उत्पन्न होती हैं कौन सी? गामा तरंगें। इनका यूज क्या करते हैं, उपयोग? पहले क्या है, देखिए, फोटो और प्लेटों पर रासायनिक क्रिया, प्रदीप्त, स्फुटित, आम्लीकरण, विवर्तन। यानी कहने मतलब ये है
कि जो फोटोग्राफी प्लेट होती है, जो उन पे पड़ती है तो उनको ही काला कर देती हैं। उसमें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, चमकता है, प्रकाश चमकता दिखाई पड़ता है। इसको कुछ देर बाद भी प्रकाश दिखाई पड़ता है और उसको आयनीकरण करती हैं। इनकी बेलन क्षमता सबसे ज्यादा होती है और इन पर कोई आवेश नहीं होता है। किन पर? गामा। ये पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी गामा। इसका यूज क्या करते हैं? कैंसर के इलाज में। एक आपने सुना होगा कैंसर के इलाज में कीमियोथेरेपी होती है, तो उससे गामा किरण डाली जाती है। ये इतनी हार्ड होती है, कुछ जगह गलाती जा करके हैं, क्योंकि ये जो गामा रेज हैं इनकी भेदन क्षमता ज्यादा है और इनकी रेंज कम है, तो दूर तो जा नहीं पाती हैं, लेकिन इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है, उस जगह को भेज सकती हैं। तो कीमियोथेरेपी में हम लोग गामा तरंगों का यूज करते हैं। दूसरी हमारी आती है एक्स किरण। तो आपने एक्सरा सुना होगा। एक्सरा क्या जाता है? कहीं शरीर की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो एक्स किरण आ जाती है। ये किरणें भी अदृश्य न पाई जाती हैं। इनकी जो फ्रिक्वेंसी है उससे कुछ कम हो गई है, लेकिन तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सी बराबर म्यू लैम्डा होता है। तो जो न्यू होता है वो सी अपान लैम्डा बन जाएगा। सी होता है कांस्टेंट, प्रकाश का वेग है, सबके लिए बराबर। तो न्यू इज प्रोपोर्शनल 1 अपान लैम्डा। जिसकी आवृत्ति ज्यादा हो जाएगी उसकी तरंग कम हो जाएगी। इसी वजह से देखो, ये आवृत्ति तरंग बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी इसकी। तो इनकी आवृत्ति है 3 × 10 19 हर्ट्ज से 1 × 10 16 हर्ट्ज तक, और जिनकी तरंग दैर्घ्य है परास वो 1 × 10 - 11 मीटर से 3 × 10 - 8 मीटर तक है। इनका स्रोत क्या उत्पन्न होने का? तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के बाह्य पर टकराने से। इसका मतलब ये होता है, जो कुरिल नलिका होती है उसमें एक तंतु होता है टंगस्टन धातु का, जब उस पर बहुत हाई एनर्जी के सारे इलेक्ट्रॉनों को टकराते उस पर हैं, तो उससे एक नई प्रकार की किरण उत्पन्न होती है जो आंख से दिखाई नहीं देती हैं। उनको हम कहते हैं एक्स किरणें। इनकी खोज की थी प्रोफेसर रंजन ने, लिखा भी है। रंजन ने खोज की थी, कब की थी? 1895 में की थी। क्लियर? अब इनके गुण क्या है कि गामा किरणों के सभी गुण बेलन क्षमता गामा किरणों से इनकी कम होती है। यानी जो बेलन क्षमता गामा किरणों की उससे इनकी कम होती है। जो भी चीजें गामा की हैं उनसे सबके वो चीज कम रहती है। आयनीकरण क्षमता भी इनकी कम होती है। तो इनकी के लिए एक चीज बढ़ जाती है, रेंज। जो थोड़ा दूर जा सकती है गामा के अपेक्षा, रेंज बढ़ जाती है, बाकी सब कम रहता है गामा से। इनका काम क्या है, उपयोग क्या है? तो शरीर में हड्डी टूटने, फेफड़ों के रोगों में, शरीर में छुपे गोली आदि का पता लगाने में। अगर आपकी कहीं हड्डी टूट गई है तो जो गामा किरणें हम लोग डालते हैं, सॉरी एक्स किरणें, वो लगभग 6 रंजन की होती हैं। अगर वो 6 रंजन किरणें हैं तो हड्डी को पास नहीं कर पाती हैं। अब अगर आपको एक्सरा कराना है किसी हड्डी का तो एक्स डाली जाएंगी, तो हड्डी अगर सही तो वहां टकरा लौट जाएंगे, लेकिन हड्डी टूटी है तो वहां से निकल जाएंगे, तो फोटोग्राफी प्लेट पर छप जाता है, इसके स्क्रीन मिल जाता है आपको है। और अगर फेफड़ा वगैरह हैं उनमें इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उनको एक्स किरणों देखा जा सकता है। कोई चीज आपने छुपा रखी गोली वगैरह तो एक्स किरणों के द्वारा आप पता लगा सकते हैं। तो ये चीजें होती है एक्स किरणों के लिए। अगली आती है आपकी पराबैंगनी किरणें। इनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी कहते हैं, यूवी लाइट भी बोलते हैं इसको है। इसकी खोज की थी रिटर ने, कब की थी? 1801 में। इनकी आवृत्ति क्या है? वो आवृत्ति घट रही है 3 × 10 हर्ट्ज से 1 × 10 हर्ट्ज तक। इनकी तरंग बढ़ेगी 1 × 10 - 8 मीटर से 4 × 10 - 7 मीटर तक हो गई। इनका स्रोत क्या है? ये उत्पन्न कहां से होती है, कहां से आती हैं? तो पराबैंगनी किरणें सूर्य से आती हैं। ये खतरनाक किरणें हैं, इनमें थोड़ी रेंज बढ़ गई और है गामा से, और एक्स से इनकी रेंज ज्यादा हो गई है। बेलन क्षमता घट रही है लेकिन रेंज बढ़ रही है। उल्टा होता है, बेलन क्षमता घटती है तो रेंज बढ़ती है। ये पृथ्वी अगर आ जाएंगी अगर, तो इनकी विशेषता होती है, किसी अगर गोरे व्यक्ति के ऊपर पड़ जाएंगी तो उसको स्किन कैंसर कर देती है। ठीक है, तो खतरनाक होती हैं। इनको ओजोन की परत रोक रही है। हालांकि धीरे धीरे प्रदूषण की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की वजह से जो हमारा वायुमंडल है वो प्रदूषित हो रहा है, तो ओजोन की परत जो है वो विकृत हो रही है। इसलिए पराबैंगनी किरणें नीचे भी आना स्टार्ट हो धीरे, तो ये हानिकारक हो जाएंगी। टेम्परेचर से बहुत बढ़ रहा है, तो थोड़ा इसको आप लोग भी बचा के रखिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का यूज कम कीजिए, प्रदूषण को फैलने से बचाइए, और हो सके तो प्रदूषण कम करने के उपाय जो भी होते तरीके होते हैं पेड़ पौधे लगाने के और तमाम प्रकार के, तो आप करिए। ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। सूर्य से विद्युत आर्क, स्पार्क तथा आयनित गैसों के विसर्जन से किरणें बनती हैं। गामा किरणों के सभी गुण बेलन क्षमता बहुत इनमें कम होती है, प्रकाश भी प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये अगर किसी फोटो उसके प्लेट पड़ेंगे सूर्य की प्लेट पर तो टर्न उत्पन्न करती हैं, जिससे धारा का प्रभाव हो जाता है। ये इनके स्रोत हैं। उपयोग क्या है इनका? नकली दस्तावेजों तथा खाने की वस्तुओं के संरक्षण में। जो नकली दस्तावेज पर कागज वगैरह होते हैं उनका ही पता लगा सकती हैं, बता सकती हैं यूवी लाइट, ये इनके यूज वगैरह है। चौथी आपकी 10 रंगें।
जो विजुअल लाइट है जिनको हम देख सकते हैं, इसकी खोज की थी न्यूटन ने 1666 में। ये तरंगें जो होती हैं इनकी जो रेंज है आवृत्ति की वो 8 गुणा 10 घाते 14 से 4 गुणा 10 घाते 14 हर्ट्ज तक है। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य का परास है वो 4 गुणा 10 घाते -60 से 8 गुणा 7 मीटर, ये मीटर में दिया है और हमने आपको एंगस्ट्रॉम में लिखा, मतलब वही है। अब इनका जो स्रोत है वो क्या है, वो आयनित गैसें। जब गैसों का आयनीकरण होता है तो ये उत्पन्न होती है 10 किरणें तथा तापदीप्त वस्तुओं से, जो टेम्परेचर जो उत्पन्न करती हैं उनसे भी ये किरणें उत्पन्न होती हैं। जैसे आपका मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, है ना, जो भी प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तु हैं उनसे 10 किरणें निकलती हैं। इनका गुण क्या होते हैं, इनसे परावर्तन होता है, अपवर्तन आप देखते हैं, है ना, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, सब चीजें आपने पढ़ी हैं फिजिक्स में। फोटोग्राफिक क्रिया तथा दृष्टि संवेदन उत्पन्न करती हैं, यानी देखने की क्षमता भी देती है हमें। जब किसी वस्तु प्रकाश उत्पन्न होता है, दृश्य किरणें आती हैं तो हम वस्तुओं को उनसे परावर्त होकर के आंख जो किरणें आती हैं हम देख पाते हैं। तो ये सब घटनाएं इसमें होती हैं। इनका उपयोग क्या है, अणुओं की संरचना का पता लगाने में, कैसे अणु बने हैं, उनकी संरचना क्या है, इन दृश्य किरणों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। अगली हमारी किरण आती है अवरक्त विकिरण, यानी ये इंफ्रारेड रेडिएशन है और इसका आविष्कारक है इनके हर्शेल। अब 1800 में इसका आविष्कार हुआ था। इनकी आवृत्ति रेंज और घट जाती है। अब आवृत्ति रेंज की हो गई है 4 गुणा 10 घाते 14 हर्ट्ज से 6 गुणा 10 घाते 10 हर्ट्ज तक। अब जब आवृत्ति घटी है तो तरंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फार्मूला कह रहा है न्यू जो है लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है। जब आवृत्ति घटेगी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगी। अब तरंग दैर्ध्य बढ़ के क्या हो गई, 8 गुणा 10 घाते -7 मीटर से 5 गुणा 10 घाते -3 मीटर तक। इनका स्रोत क्या है, गर्म वस्तु एवं सूर्य से। ये जो किरणें उत्पन्न होती हैं, जो भी हीट वाली वस्तु होती है जिसमें हीट ज्यादा होती है उससे उत्पन्न होती हैं और सूर्य में भी उत्पन्न होती हैं। ये भी किरणें हम देख नहीं पाते हैं। अगर कोहरे और धुंध के पार देखना हो तो इन किरणों को यूज कर सकते हैं, इनसे दिखाई पड़ता है। इनका गुण क्या है, ताप पुंजों पर उष्मीय प्रभाव। उष्मीय प्रभाव क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन। हीट से देंगे तो हीट से एनर्जी निकलेगी उष्मा से, और वो उष्मा प्रकाश के रूप में यानी विकिरण के रूप में और विकिरण में निकलती है। और कहाँ देखा आपने इसको, इसका परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, फोटोग्राफी क्रिया, इस सब में इनके गुण पाए जाते हैं। यूज क्या इनका है, पौधशाला में पौधों को गर्म रखने के, जो नर्सरी वगैरह होते हैं उनमें जो कवर किया जाता है तो वहां से औरत विकिरण दिया जाता है, जो प्रकाश सूर्य से आता है उससे पौधों को हीट मिलती, उष्मा मिलती, एनर्जी मिलती है। और कोहरे और धुंध के पार देखने में भी ये सहायक होती हैं औरत विकिरण। अब अगली आती है हमारी सूक्ष्म अथवा माइक्रो तरंगे। इनकी खोज हर्ष ने की थी, कब की थी, 1888 में। ये हम लोग बहुत यूज करते हैं और हमारा ज्यादातर जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं, उपग्रह वगैरह, वो सब इसी पे आधारित हैं। रडार वगैरह हमारा जो होता है वो इसी पे काम करता है। सूक्ष्म तरंगों की जो आवृत्ति है वो है 3 गुणा 10 घाते 11 हर्ट्ज से 1 गुणा 10 घाते 9 हर्ट्ज तक। जब आवृत्ति इनकी घट जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगी। तरंग इनकी होती है 1 गुणा 10 घाते -3 मीटर से 3 गुणा 10 घाते -1 मीटर तक। अब इनको उत्पन्न करने वाला स्रोत है वो एक विशेष यंत्र होता है जिसका नाम होता है मैग्नेट्रॉन। ये रडार वगैरह में लगा होगा, रडार का नाम आपने सुन रखा होगा, रडार। इसका पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, रेडियो तरंगों का सर्वेक्षण एवं संसूचन। ये क्या करता है, यह अपने अंदर एक मैग्नेट्रॉन लगा रखता होता है, ये बॉर्डर पर लगा होता है, देश और देश में लगा होता है, तो इसके अंदर एक मैग्नेट्रॉन यंत्र लगा होता है। ये अपने अंदर से सूक्ष्म किरण उत्पन्न करता है और इनका जो वेग होता है वो प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश का वेग आप जानते ही हैं, 3 गुणा 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड, करीब आप समझिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती तरंगें। अब ये रडार से किरणें निकलती हैं, उसमें यंत्र लगा होता है मैग्नेट्रॉन, और इसमें कह रहा है कि मैग्नेट्रॉन नामक निर्वाचित नलिका में द्वैत द्वारा धारा प्रवाहित करने पर, जब उसमें एक निर्वाचित नलिका होती है, ऑसिलेशन द्वारा उसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे निकलती हैं सूक्ष्म किरणें। और सूक्ष्म किरणों का गुण क्या है, अभिग्राही परिपथों में कह रहा है कि गैपों में स्पार्क उत्पन्न करती हैं। गैसों लिखा होगा ये, चलिए ठीक है। जो रिसीवर वगैरह होते हैं वो स्पार्क उत्पन्न करते हैं, इनमें गुण ये होता है। और इनका यूज क्या है, सबसे मेन बात है यूज। तो यूज इनका है उपग्रहों, ये बहुत पूछा जाता है, रेडियो सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे बहुत पूछी जाती हैं।
पूछ जाती है सूक्ष्म तरंगों का उत्पन्न करने का स्रोत क्या है, तो आपके पास आंसर है मैग्नेट्रॉन। इनका उपयोग क्या है, तो इनका उपयोग है उपग्रहों तथा बेतार संचार में। बिना तार जहां भी संचार होता है, टेलीफोन वगैरह लोग यूज करते हैं, सैटेलाइट यूज करते हैं, इन सब में सूक्ष्म तरंगों का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट अपनी आती है रेडियो तरंग। ये सबसे बड़ी तरंग है, हमने यहाँ बताया भी आपको है। सबसे छोटी थी गामा तरंग और सबसे बड़ी होती है रेडियो तरंग। बड़ी क्यों है, इसकी तरंग सबसे ज्यादा जाती है। देखो -14 से स्टार्ट हुई थी और +4 तक पहुंच जाती है। इसलिए ये भी बहुत पूछी जाती है। रेडियो तरंगों की जो खोज की थी वो मार्कोनी ने की थी। कब की थी? 1895। रेडियो वेव्स बोलते हैं इनको। इनके जो आवृत्ति परिसर है वो 3 × 10 घाते 9 से 3 × 10 घाते 4 हर्ट्ज तक है। और इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो 1 × 10 घाते -1 मीटर से 1 × 10 घाते 4 मीटर तक है। स्रोत क्या उत्पन्न होने का है? दोलित विद्युत परिपथ। जो ऐसे परिपथ जैसे एलसी परिपथ वगैरह होते हैं, वो जो ऑसिलेट करते हैं, तो यहाँ से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये रेडियो तरंगों का जो गुण होता है वो ये परावर्तित होती हैं, अपवर्तित होती हैं और विवर्तित भी होती हैं। यानी अवरोध आ जाने पर ये अपने मार्ग से मुड़ भी जाती हैं रेडियो तरंगें। और ये सबसे हाई रेंज की होती हैं, सबसे ज्यादा दूरी यही कवर करती हैं, बहुत दूर जा सकती हैं। गामा किरणों की रेंज सबसे कम थी और रेडियो तरंगों की रेंज सबसे ज्यादा हो जाती है। इनकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा थी, इनकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है। भेदती नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, ठीक है। और चूंकि ये बहुत पास रहती है, इनकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है। गुण तो समझिए गए आप। उपयोग क्या है? रेडियो तथा टीवी के संचरण में। आपके जो रेडियो वगैरह होते हैं, टीवी हम यूज करते हैं, उनमें सिग्नल जो आते हैं वो सिग्नल किनके माध्यम से आते हैं? इन रेडियो तरंगों के माध्यम से ही आते हैं। इनकी खोज की थी मार्कोनी ने। तो ये टोटल विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आवृत्ति परिसर, तरंग दैर्ध्य परिसर, उनका स्रोत उत्पन्न होने का, उनके गुण और उपयोग, और किसने खोज की इसके, पूरा आपके पास ये चार्ट है। इसका 1 नंबर इससे 100% पूछा आता है, कोई धोखा नहीं। एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है, हर बार एग्जाम में आया है। कोई सा भी आप पिछला प्रीवियस ईयर का बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाइए, उसमें इससे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आप गारंटी आप देख सकते हैं। इसलिए अगर इस चार्ट को आप तैयार करते हैं तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और आप अच्छे से इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके 1 या 2 नंबर तो कंफर्म ही हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ये चैप्टर यहीं से समाप्त हो जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगें का, यानी फर्स्ट बुक अपनी समाप्त हो जाती है। तो अभी तक जो भी फर्स्ट बुक में हमने पढ़ रखा है वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सारे टॉपिक आपको एक एक करके पढ़ाए हैं, एक एक चीज आपको पढ़ाई गई है। अगर इनसे बाहर कोर्स में कुछ भी पेपर में आने वाला नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।